नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम बात करेंगे आदिम कानून की। देखिए, कानून का तात्पर्य वे नियम हैं जो किसी समाज अथवा राज्य में प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित किया जाता है। जहाँ तक आदिम समाज की बात आती है तो वहाँ नियंत्रण का जो साधन है या आदिम कानून है वो प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, प्रतिमान, मूल्य, विश्वास पर आधारित होता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आदिम जनजातियां पाई जाती रही है और उनमें कानून के स्वरूप भी उनके गोत्र के आधार पर, उनके वंशज के आधार पर देखने को मिलते हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। आदिम कानून औपचारिक एवं संगठित तरीकों में कानून होते हैं जो सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख सशक्त साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है और कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा निश्चित दंड की व्यवस्था की जाती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए कानून समाज द्वारा लगाया गया सबसे विशिष्ट एवं सर्वांग सुंदर इंजन है। लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका अर्थात एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि विधि से हमारा तात्पर्य उन नियमों से है जो उच्च सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। E.A. हॉवल मानवशास्त्री हैं जिन्होंने मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक लिखी। उनके अनुसार कानून एक सामाजिक नियम है जिसका उल्लंघन होने पर धमकी देने या वास्तव में शारीरिक बल प्रयोग करने का अधिकार एक समूह को होता है, जिसे ऐसा करने का समाज द्वारा मान्य विशेषाधिकार प्राप्त है। सारांश रूप में यदि हम देखें तो कानून वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने एवं इनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति समाज के एक संगठित समूह में होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। आदिम कानून की विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले इसमें फौजदारी एवं दीवानी कानूनों में भेद होता है। पश्चिमी देशों में कानून के उल्लंघन को दीवानी और फौजदारी दो भागों में बांटा गया है। दीवानी अपराध वे है जिसमें किसी व्यक्ति को हानि होती है या समूह के अधिकार पर आक्षेप होता है और जिसका निपटारा क्षतिपूर्ति द्वारा होता है। फौजदारी अपराध राज्य के प्रति अपराध है। एक लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही है कि आदिम समाजों में उग्र हिंसा, अराजकता एवं अव्यवस्था पाई जाती है, अतः हमें फौजदारी कानूनों की ही अधिकता देखने को मिलती है और वहां दीवानी कानूनों का अभाव है। किंतु लोवी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि एक व्यक्ति के पद या परिस्थिति द्वारा ही दूसरे से उसके संबंध नियंत्रित और निर्धारित होते हैं। दूसरा है नातेदारी। आदिम समाजों में कानून का विस्तार रक्त संबंध और गोत्र एवं नातेदारी पर आधारित होता है। प्रत्येक गोत्र के अपने अपने कानून हैं जिनका पालन गोत्र के मुखिया द्वारा कराया जाता है और उसी भू क्षेत्र में रहने वाले दूसरे गोत्र पर वे नियम लागू नहीं होते। एक गोत्र अपने आप में सर्वेसर्वा है, वह और दूसरों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इस अर्थ में प्रत्येक गोत्र आधुनिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। गोत्र का मुखिया ही गोत्र सरकार के कार्यों का संचालन करता है। एक गोत्र के किसी भी सदस्य को दंड देना चाहते हैं या उससे हर्जाना वसूल करना चाहते हैं। इस प्रकार आदिम समाजों में गोत्र एवं रक्त संबंधों के आधार पर नियमों का प्रचलन पाया जाता है। नातेदारी ही उनमें एकता पैदा करने वाली शक्ति है एवं सामाजिक राजनीतिक संगठन नातेदारी पर ही आधारित है। संभवतया इसका एक कारण
भू क्षेत्र के प्रति रुचि का अभाव एवं जनसंख्या में कमी है। तीसरी बात यदि हम कहें, आचार तथा जनमत। आदिम कानूनों को हम जनमत और नैतिक नियमों से पृथक नहीं कर सकते। समूह के सदस्यों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अनौपचारिक रूप में नैतिक नियमों का हस्तांतरण होता है। आदिम लोग नैतिक नियमों से परिचित हैं। वे अच्छाई एवं बुराई का अंतर जानते हैं। उनके कानून प्राय नैतिक मानदंडों के अनुरूप होते हैं। अतः कानून का उल्लंघन प्राय पाप माना जाता है। पाप में दैविक दंड का भय होता है। नैतिक नियम जो सार्वजनिक हैं, जैसे निकटाभिगमन निषेध, जादू टोने का उल्लंघन आदि के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर आचार और जनमत की बात आई है, जो कि पूर्णतया नैतिक नियमों पर आधारित होता है आदिम समाज के अंतर्गत, और ये नियम व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि वह अलौकिक शक्ति यानी दैविक शक्ति से डरता है और इसी डर के कारण वह नैतिक नियमों का पालन करता है। आदिम कानूनों को लागू करने वाली शक्ति जनमत है। चूंकि आदिम समाज सरल एवं छोटे होते हैं, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है और हर व्यक्ति एक पुलिसमैन की तरह ही कार्य करता है। दैनिक जीवन की अनेक सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा ही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां निकटता एवं परिचितता बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। चूंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि आदिम लोग सभी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रगाढ़ रूप से जानते हैं, और यही कारण है कि वो एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित भी करते हैं, और यही कानून का एक रूप है। लोक अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध। समूह या राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य करना अपराध है, जबकि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध कार्य करना टॉर्ट है। चूंकि आदिम समाजों में भू क्षेत्रीय नियम नहीं होते हैं, अतः राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले दोषों की पहचान करना भी कठिन होता है। वहां लोक अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध में भेद नहीं किया जाता है। व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध अपने स्वजन, बंधुओं या गोत्र के विरुद्ध या कभी कभी किसी अन्य गोत्र के विरुद्ध होता है। अतः अपराधी को दंड देने का कार्य भी वह व्यक्ति जो पीड़ित एवं आहत हुआ है स्वयं या गोत्र के व्यक्ति ही करते हैं। ऐसा करने के लिए वे प्रत्यक्ष तरीका अपनाते हैं। यहाँ राज्य समाज समग्र रूप से यदा कदा ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पांचवा धार्मिक आधार। सेमन, नागा, अंडमान द्वीपवासियों तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कुलीन लोगों में यह विश्वास है कि बुरे कार्य का ईश्वर ही दंड देता है। कई जनजातियों में तो विभिन्न प्रकार के नरक की कल्पना भी की गई है, और जो अपराधियों को मृत्यु के बाद भुगतने पड़ते हैं, वे यह भी जानते हैं कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन होने पर ईश्वर क्रुद्ध होकर संपूर्ण समूह, समाज या समुदाय को हानि पहुंचा सकते हैं एवं बीमारियां भेज सकता है। कई अफ्रीकी जनजातियों में यह तथा पिग्मी, समोद, एनू व ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में यह विश्वास है कि नैतिकता से संबंधित कानूनों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है, और उसी की आज्ञा से एक जनजाति में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को नैतिक नियमों की शिक्षा देती है। छठा है सामूहिक दायित्व। आदिम लोगों का विश्वास है कि नियमों का पालन करना एक व्यक्ति का ही नहीं वरन संपूर्ण समाज का सामूहिक रूप से दायित्व है। वहां राज्य जैसी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करती, अतः स्वजन बंधु स्वयं ही अपना बचाव करते हैं। अपराध का निर्धारण एवं दंड देने का कार्य वे स्वयं ही करते हैं। सामूहिक दायित्व के बिना न तो अपराध का निवारण ही संभव है और न ही अपराध से संरक्षण ही मिल पाता है। संपूर्ण समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही नातेदारी के सिद्धांत के आधार पर सामूहिक दायित्व का जन्म होता है।
और सातवां, आदिम कानून में अपराधी इरादे को अधिक महत्व दिया जाता है, वरन यह देखा जाता है कि अपराध हुआ है चाहे वह किसी से जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में। कुल मिलाकर यदि हम बात करें आदिम कानून की, तो यह नातेदारी, वंशावली या फिर नैतिक नियमों पर आधारित होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।